Hello guys, welcome again to Midnight Classes. So guys, here is the presentation of lecture 2 of MCQ series based on linear programming problems. So guys, uh, let's start from the question number first of this video. The question number first is, for a solution of a LPP, the isocost method is an analytical method, simplex method, ग्राफिकल मेथड एंड नन ऑफ दीज. सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि जो आइसोकॉस्ट मेथड है वो एक सब मेथड है ग्राफिकल मेथड का. तो गाइस, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो होगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल मेथड. वो होगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल मेथड. गाइस, जो ग्राफिकल मेथड होता है उसके दो आपके सब ग्रुप्स होते हैं या सब मेथड में वो डिवाइड होता है. एक होता है आपका आइसोकॉस्ट या आइसो प्रॉफिट मेथड और दूसरा आपका होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड. तो चाहे आपको क्वेश्चन में पूछे कि कॉर्नर पॉइंट मेथड किस ग्रुप से आपका बिलोंग करता है या आइसोकॉस्ट या आइसो प्रॉफिट मेथड किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो आपका जो आंसर होगा उसका वो होगा ग्राफिकल मेथड. सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन, द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, द प्रोसेस नॉट अ प्लान ऑफ एक्शन एंड नन ऑफ दीज. अब प्रोग्रामिंग जो होती है गाइज वो होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स को पढ़ते हैं या डिटरमाइन करते हैं. तो गाइज, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन. ऑप्शन ए, द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन. बी इसका इसलिए नहीं हो सकता गाइज क्योंकि पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम डिस्कस नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में. प्रोग्रामिंग जो भी होगी वो इस चीज़ पे बेस्ड होगी कि कितने स्टेप्स को हम किस किस तरीके से फॉलो करें कि हमारे पास जो हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम उसे सॉल्व कर पाए. तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा द प्रोसेस डिटरमाइनिंग अ प्लान ऑफ एक्शन. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेरिएबल इन एलपीपी कैन बी सॉल्व इजिली ग्राफिकली. तो ये बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे या बहुत बार मैंने आपको बताया भी होगा इससे पहली वीडियो में कि जो ग्राफिकल मेथड है उससे हम जनरली टू वेरिएबल की जो प्रॉब्लम होगी वो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो इसका सीधे सीधे आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन ए 2. ऑप्शन ए 2. क्वेश्चन नंबर 4 है, अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन BFS. यहाँ पर BFS का जो मतलब है गाइज वो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ अ LPP इज सेट टू बी डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डिजेनरेट और नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन या बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उनके बारे में थोड़ी सी एक आइडिया दे देता हूँ. जनरली गाइस, जो डिजेनरेट का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपका एक सॉल्यूशन क्या हो, जीरो हो, एटलीस्ट वन वेरिएबल उसमें जीरो होना चाहिए. माना बात हमारे पास कोई LPP प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई LPP प्रॉब्लम है और उसका हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रखा है वो आ रखा है ABC. हमारे पास 3 वेरिएबल्स LPP प्रॉब्लम है और हमारे पास उसका जो सॉल्यूशन आया वो आया ABC. अब इस ABC में से अगर कोई भी एक वेरिएबल, एटलीस्ट वन वेरिएबल यानी कम से कम एक वेरिएबल जीरो हो जाए, या तो A जीरो हो जाए या B जीरो हो जाए या C जीरो हो जाए, कम से कम इसमें दो भी जीरो हो सकते हैं, तीनों के तीनों भी जीरो हो सकते हैं, पर कम से कम अगर एक जीरो हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे डिजेनरेट सॉल्यूशन. और अगर वो बेसिक होगा तो डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन, अगर वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा तो डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. और अगर इस सॉल्यूशन में कोई भी वेरिएबल आपका जीरो नहीं है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन डिजेनरेट बेसिक सॉल्यूशन या नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन है आपका, अब बेसिक feasible solution of a LPP is said to be degenerate basic feasible solution if all basic variable are zero, at least one basic variable is zero, none of the basic variable is zero, none of these. So जैसे मैंने अभी बताया आपको कि डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कम से कम एक वेरिएबल जीरो होना चाहिए. सारे भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, पर कम से कम एक होना चाहिए. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो. ऑप्शन बी, एटलीस्ट वन बेसिक वेरिएबल इज जीरो. क्वेश्चन नंबर 5 है, a constraint of a LPP becomes redundant because. अब redundant constraint क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी आपको आइडिया दे देता हूँ. एक
रिडंडेंट कंस्ट्रेंट क्या होते हैं गाइस? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होते हैं, माना बाद आपके पास कोई एलपीपी प्रॉब्लम है, माना बाद आपके पास कोई एलपीपी प्रॉब्लम है, इसमें आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, कोई कंस्ट्रेंट सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, कोई इक्वेशन 1 है, कोई इक्वेशन 2 है और कोई इक्वेशन 3 है। एक जनरल वे ले रहा हूँ गाइस मैं, कोई आपके पास एलपीपी प्रॉब्लम है, माना बाद एक्स कोई आपके पास एलपीपी प्रॉब्लम है, और जो ये एक्स है वो सब्जेक्ट हो रखी है 3 आपके कंस्ट्रेंट पे, जिनको कि हमने नाम दे दिया 1, 2 और 3। तो गाइस जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, माना बाद आपने इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया और आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो आपने एक्स का जब ग्राफ ड्रॉ किया तो माना बाद ये इस तरीके से आया। एक जो आपकी 1 इक्वेशन है वो इस तरीके से गई, जो आपकी 2 इक्वेशन है वो इस तरीके से गई, और जो आपकी 3 इक्वेशन है वो कहीं यहाँ से जा रही है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन चली गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। और जब आपने इन सब की इनइक्वालिटीज को इम्पोज किया इस मेथड पे, तो जो आपका फिजिबल रीजन आया, माना बाद वो ये वाला रीजन आया, जो ट्रायंगुलर फॉर्म जहाँ पर मैंने येलो सेट कर रहा हूँ, ये वाला रीजन आपका फिजिबल रीजन आ गया। अब गाइज अगर आप इस ग्राफ से, इस पूरे के पूरे ग्राफ से जो यहाँ पर ड्रॉ किया है मैंने, इस पूरे के पूरे ग्राफ से अगर आप थर्ड वाली लाइन को रिमूव कर दें, थर्ड वाली लाइन को रिमूव कर दें, ये मैंने रिमूव कर दी, थर्ड वाली लाइन को रिमूव कर लिया, और उस थर्ड वाले के रिमूव से हमारे फिजिबल रीजन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हमारा फिजिबल रीजन सिर्फ नीचे आ रहा था, कहीं बीच का था ही नहीं, तो तभी भी हमारा फिजिबल रीजन सेम रहा, ना हमारा फिजिबल रीजन बढ़ा, ना हमारा फिजिबल रीजन इंक्रीज हुआ, ना डिक्रीज हुआ, तो हमारे फिजिबल रीजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे कंस्ट्रेंट इक्वेशन को हम कहते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो गाइस आपको बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे कंस्ट्रेंट की जिन कंस्ट्रेंट को रिमूव करने पे हमारे फिजिबल रीजन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऐसे कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। सो गाइस अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, a constraint of a LPP becomes redundant because the solution is unbounded, the isoprofit line may be parallel to each other, the constraint is not satisfied by solution value। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा none of these। क्योंकि गाइस हमने अभी पढ़ा कि जो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट होता है वो ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जिससे फिजिबल रीजन पे कोई भी अफेक्ट ना हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। 6th क्वेश्चन है आपका, सॉल्विंग एलपीपी ग्राफिकली द एरिया बाउंडेड बाय कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज कॉल्ड। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एलपीपी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं और कंस्ट्रेंट इक्वेशन किसी एरिया को बाउंड करती है और आप उसको सेट कर लेते हैं, अगर वो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, तो हम उसे कहते हैं फिजिबल रीजन या परमिजिबल रीजन। परमिजिबल रीजन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर फिजिबल रीजन ऑप्शन है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजिबल रीजन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस द नेचर ऑफ द कंस्ट्रेंट इन द गिवन एलपीपी। ये आपको बोल रहा है कि इनमें से जो आपके पास नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे कि जो कंस्ट्रेंट है, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट इक्वेशन गिवन है, उनका नेचर चेंज हो जाए। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम उसमें जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इट बाय, अगर हम उसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो तभी भी उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दी। तो गाइस इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगर आप आर्टिफिशियल वेरिएबल कंस्ट्रेंट में जोड़ दें और अगर आप नेगेटिव नंबर कंस्ट्रेंट या नेगेटिव नंबर से कंस्ट्रेंट में मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों कंडीशन में आपका कंस्ट्रेंट का जो नेचर होगा वो चेंज होगा ही होगा। इसीलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। तो गाइस आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है पी इक्वल टू एवरी सॉल्यूशन ऑफ अ एलपीपी इज ऑप्टिमल, ओके, एंड क्यू every optimal solution of a LPP is a solution, फिर every solution of a LPP is optimal। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि हर एक सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं हो सकता। सॉल्यूशन ऑप्टिमल कब होता है गाइज, जब वो उस गिवन एलपीपी के ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे। और ये जरूरी नहीं कि हर सॉल्यूशन आपका गिवन फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे, इसलिए जो पी स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग है। एवरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी जो सॉल्यूशन, ये राइट है। ये राइट कैसा है गाइज, क्योंकि कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन जरूर रहा होगा। जब वो सॉल्यूशन रहा होगा तभी तो वो किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर पाएगा और तब हम उस सॉल्यूशन को ऑप्टिमल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ओनली पी इज ट्रू, only q is true, both p and q are true, both p and q are false। तो only q is true, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, only q is true।
तो आप सीधे सीधे यहाँ पर एक लाइन या एक सिंपल सी चीज़ याद रख सकते हैं गाइस कि every optimal solution of LPP is a solution, but every solution of LPP is not optimal. तो सीधे ये लाइन आप याद रख सकते हैं कि every optimal solution of LPP is a solution, but not every solution of LPP is optimal. Therefore, the right answer of the question number 8 is only Q is true. Option B. Question number 9 है the variable to be determined in LPP are always positive, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव. अब गाइस यहाँ पर थोड़ी ध्यान से देखिएगा. जनरली कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में कई लोग ऑप्शन ए पॉजिटिव पे टिक मार देते हैं, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी नॉन नेगेटिव. एक्चुअली गाइस जो वेरिएबल डिटरमाइंड होने चाहिए एलपीपी में वो हमेशा होने चाहिए 0 या 0 से बड़े. अब 0 गाइस एक ऐसा नंबर है जो ना पॉजिटिव क्वांटिटी में आता है ना नेगेटिव क्वांटिटी में आता है, बोथ में वो लाई कर सकता है. जैसे कि आपने इंटीजर में पढ़ा होगा तो जब आप नेगेटिव इंटीजर पढ़ते हैं तो आप 0 और 0 से नीचे वाले, आप पॉजिटिव इंटीजर पढ़ते हैं तो 0 और 0 से ऊपर वाले. तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा नॉन नेगेटिव. नॉन नेगेटिव मतलब 1 2 3 पॉजिटिव तो होंगे पर एक उसमें 0 भी होगा. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा नॉन नेगेटिव, ना कि ऑप्शन ए पॉजिटिव नहीं होगा. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉन नेगेटिव. लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का गाइस. इन अ एलपीपी फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज्ड. ओके, किसी भी एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वो फंक्शन जिसे हमको सॉल्व करना होता है, जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना होता है. ऑप्टिमाइज मतलब जैसे आपको दिया होता है एलपीपी में मैक्स जेड इक्वल टू समथिंग, मैक्स मिनिमम जेड इक्वल टू समथिंग. तो आपको ऐसी एलपीपी प्रॉब्लम दी होती है तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? उस फंक्शन को हम कहते हैं गाइज ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन. क्योंकि कंस्ट्रेंट तो क्या होता है जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट होगा. इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो थैंक यू गाइज. इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसको शेयर जरूर करें. थैंक यू.